Good morning dear students. Welcome at the online portal of PP classes. कल हम लोग पढ़ रहे थे एसिलरेशन, सेंट्रीपिटल एसिलरेशन. क्या पढ़ रहे थे? सेंट्रीपिटल एसिलरेशन. तो उसमें डिफिनीशन कुछ पढ़े थे. द एसिलरेशन ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ. अगर ये सर्कुलर पाथ है जिस पर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन, और उसका सेंटर ये है, तो ऑब्जेक्ट पर एक एसिलरेशन हमेशा किधर की तरफ एक्ट करता रहता है? सेंटर की तरफ. इस एसिलरेशन को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एसिलरेशन. ठीक, इतना हम लोग डिफिनीशन वगैरह पढ़े थे, फार्मूला पढ़ के गए थे. सेंट्रीपिटल एसिलरेशन का फार्मूला क्या होता है? A इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर. सेंट्रीपिटल एसिलरेशन A इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर. यहाँ पर V क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की स्पीड है. क्या है? मूविंग पार्टिकल की स्पीड. R क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ. रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ. रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ. सेंट्रीपिटल एसिलरेशन. इसका प्रूफ देखिए कहां से आता है. सेंट्रीपिटल एसिलरेशन का फार्मूला A इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर. कंसीडर करिए एक ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है. क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन. वो भी कैसा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. और ये सेंटर ऑफ द सर्किल, यहाँ पोजीशन पहले पॉइंट A पर है. पार्टिकल कहाँ पर है? पॉइंट A पर. बाद में उसकी पोजीशन कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद या कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के बाद उसकी पोजीशन कितनी हो जाती है? B पॉइंट पर. कहाँ हो जाता है? B पॉइंट पर. और यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एज्यूम कर ले रहे हैं हम लोग डेल्टा थीटा. कितना एज्यूम कर ले रहे हैं? डेल्टा थीटा. और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस. क्या कंसीडर कर ले रहे हैं? डेल्टा एस. ठीक, पहले हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं कि यहाँ पर रेडियस वेक्टर जो है r1 या पोजीशन वेक्टर r1, बाद में पोजीशन वेक्टर r2 या रेडियस वेक्टर r2. इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है? इधर की तरफ. किधर की तरफ है? इधर की तरफ. तो यहाँ पर वेलोसिटी v1 एज्यूम कर ले रहे हैं और यहाँ पर v2. यहाँ v1 सॉरी v2, ये v1 वेक्टर और ये v2. अच्छा, हम लोग v1 v2 भले लिख रहे हैं, लेकिन ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो v1 v2 का मैग्नीट्यूड जो है यानी स्पीड, वो क्या रहेगी? सेम. जैसे यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड से है तो यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड. वो तो बस डायरेक्शन चेंज होने के कारण वेलोसिटी अलग अलग है, तो हमने नाम अलग अलग रख दिया, v1 और v2. बात समझ में आ गई? चलो, अच्छा एक बात सुनो जरा, कि यहाँ पर जो वेक्टर है रेडियल वेक्टर के हमेशा वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. जैसे रेडियल वेक्टर अगर नीचे की तरफ है तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस तरह से. ये हो गया इस ऐसे, तो ये हो गया v1, ये r1, ये कितना? v1. कितना एंगल है दोनों के बीच में? 90 डिग्री. अगर इस रेडियस वेक्टर को हम लोग चेंज करें थीटा एंगल से, कितने एंगल से? थीटा या डेल्टा थीटा एंगल से, तो ये वेक्टर कितने से चेंज होगा? जैसे ऐसे देखो, परपेंडिकुलरली ज्वाइन है. अब इसको रोटेट करा दें हम लोग. रोटेट करा दिए ऐसे. ठीक, रोटेट करा देंगे. यहाँ पर v2 होगा, और v2 भी कितना एंगल पर होगा? इससे 90 डिग्री पर. ठीक, तो जैसे r1 को r2 तक ले जाने पर, यानी कि पॉइंट A से B तक ले जाने पर पार्टिकल को r1 और r2 के बीच कितना एंगल बन रहा है? डेल्टा थीटा. इसी तरह से v1 और v2 के बीच कितना एंगल बनेगा? डेल्टा थीटा ही बनेगा. कितना बनेगा? डेल्टा थीटा. ओवरऑल देखो तो इसमें चेंज कितना आया? डेल्टा थीटा. और इसमें इधर के डायरेक्शन में था. किस डायरेक्शन में? इधर. और ये चेंज हो गया कैसे? ऐसे. अब पहले ये इसके परपेंडिकुलर था और बाद में भी r2 के परपेंडिकुलर कौन है? v2. बात समझ में आ रही? ऐसे एज्यूम करिए कि कोई परपेंडिकुलर लाइन है ऐसे. ठीक, और यहां इन दोनों के बीच कितना एंगल है?
90 डिग्री। ऐसे हम लोग रोटेट कराते हुए डेल्टा थीटा को यहाँ पहुँचा दिए ना, यानी R1 को कहाँ पहुँचा दिए, डेल्टा थीटा एंगल पर R2 तक। तो ये जो वेलोसिटी है उसमें भी कितना डायरेक्शन में चेंज हुआ होगा, डेल्टा थीटा ही चेंज हुआ होगा। कितना, डेल्टा थीटा। बात समझ पाए? ठीक। देखिए अब आगे इसी बात को लैंग्वेज में लिख लीजिए डेरिवेशन में। लेट अस कंसीडर a particle is moving on a circular path of radius r, circular path of radius r, moving on circular path of radius r with uniform speed, स्पीड सब जगह पर कांस्टेंट कितना मान ले रहे हैं हम लोग, v। यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, कितनी स्पीड से, v स्पीड से चल रहा है, विथ यूनिफॉर्म स्पीड v। let us assume particle is at point A, comma, after moving angular displacement delta theta it reaches at point B। कोई पार्टिकल है जो वो सर्कुलर मोशन कर रहा है और किस स्पीड से चल रहा है, v स्पीड से, और रेडियस कितना है सर्कुलर पाथ का, r। इनिशियली वो पॉइंट A पर है, डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद कहाँ पहुँच जाता है, पॉइंट B पर। ठीक, बात समझ में आ गई। ये R1 पोजीशन वेक्टर और ये R2 पोजीशन वेक्टर, और ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया, डेल्टा S। कितना हो गया, डेल्टा S। अच्छा, यहाँ से यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, जरा ध्यान दीजिए। इधर v1 किधर की तरफ है, ऐसे, ये क्या हो गया, v1। ठीक, और v2 किधर की तरफ, ये ऊपर की तरफ v2 है, क्या है, v2। और v1 v2 के बीच एंगल कितना है, v1 v2 के बीच कितना एंगल है, जितना r1 r2 के बीच, है उतना किसके बीच एंगल होगा, v1 v2 के बीच, डेल्टा थीटा। कितना, डेल्टा थीटा। और इनको जो मिलाने वाला वेक्टर है उसको हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं डेल्टा भी, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा भी। ये चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा भी है, और ये v1 वेक्टर है और ये v2 वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर है, v2। जैसे ये r1 है, ये r2 है, ये चेंज इन r1 r2 डेल्टा s, चेंज इन r1 r2 क्या है, डेल्टा s। यहाँ पर v1 वेलोसिटी, v2 वेलोसिटी, और दोनों के बीच एंगल कितना, डेल्टा थीटा। बहुत पहले हम लोग ये सीखे हैं कि अगर दो वेक्टरों के बीच एंगल निकालना हो तो उनको इंड टू इंड जोड़ना पड़ेगा ना, उनकी टेल से टेल जोड़कर हम लोग उनके बीच का एंगल देखेंगे। बात समझ में आ गई। दो ट्रायंगल हम लोग को दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल OAB दिख रहा है और दूसरा ट्रायंगल, इसका नाम रख लेते हैं हम लोग PQR। क्या नाम रख दे रहे हैं, PQR। ठीक, दो ट्रायंगल बन गए, एक ट्रायंगल OAB और दूसरा PQR। दोनों ट्रायंगल देख रहे हैं। ठीक, दोनों ट्रायंगल में यहाँ पर एंगल कितना है, डेल्टा थीटा, और दोनों साइडें क्या है, बराबर। ये साइड बराबर और ये साइड बराबर। अगर साइड एंगल साइड है, साइड एंगल साइड, तो दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर बोल सकते हैं। कैसे बोले जा सकते हैं भाई, सिमिलर। ठीक, चलो
कैसे ट्रायंगल है, सिमिलर। और हम लोग जानते हैं सिमिलर ट्रायंगल में साइडों का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक, तो देखो फ्रॉम ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल PQR, इनमें साइड्स का जो रेशियो होता है वो क्या होगा, बराबर। सिमिलर ट्रायंगल है तो साइड का रेशियो बराबर होगा। यहां पर साइड डेल्टा एस है, डेल्टा एस बाई, चाहे हम OA करें चाहे OB, क्योंकि ये साइडें क्या है, बराबर। साइडों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर। भले वेक्टर R1 है और यहां पर वेक्टर क्या है, R2, लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड है वो तो रेडियस के बराबर है, R के बराबर। ये भी R के बराबर है और ये भी R के बराबर। तो यहां पर हम लोग को बस मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो डेल्टा एस बाई R, चाहे R1 OA लिखें चाहे OB लिखें, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। वो बराबर किसके होगा, जो इसके सिमिलर ट्रायंगल है, उस सिमिलर ट्रायंगल के उसी टाइप के साइडों के रेशियो के बराबर होगा। जैसे डेल्टा थीटा एंगल के सामने वाली साइड डेल्टा एस थी, वैसे डेल्टा थीटा एंगल के सामने वाली साइड क्या है, डेल्टा भी। क्या है, डेल्टा भी, उसका मैग्नीट्यूड डेल्टा भी है बाई। अब चाहे इस साइड को PQ को लिखिए चाहे PR को, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, भी। कितना मैग्नीट्यूड है, भी। ये V1 V2 हम लोग वेलोसिटी के टर्म में भले लिखें, लेकिन स्पीड कितनी है दोनों की, v है, यानी मैग्नीट्यूड कितना है, v। जैसे ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग कि वेक्टर R1 का मैग्नीट्यूड बराबर है वेक्टर R2 के मैग्नीट्यूड के, बराबर वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड कितना, R। और यहाँ पर भी लिख सकते हैं वेक्टर V1 का जो मैग्नीट्यूड है वो इज इक्वल टू वेक्टर V2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू v, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग डेल्टा V बाई कोई भी साइड लेंगे, चाहे PQ चाहे PR, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, V। क्या लिखेंगे, V। बात समझ में आ गई। अब यहां से देखिए, डेल्टा V को एक साइड करिए, डेल्टा V, और इस V को इधर लाओ। इस V को किधर लाएं, इधर, V इंटू डेल्टा एस बाई R, V इंटू डेल्टा एस बाई R, ऐसा लिखा जा सकता है। डेल्टा V इज इक्वल टू V इंटू डेल्टा एस बाई R। यहाँ पर अगर हम लोग ऐसा एज्यूम करें कि पॉइंट A से पॉइंट B तक जाने में टाइम डेल्टा T लगा है, तो डेल्टा T से डिवीजन करने के बाद, दोनों साइड में डेल्टा T से डिवीजन करने के बाद क्या मिलेगा, ऑन डिवाइडिंग इट बाई डेल्टा T, जो कि हम लोग डेल्टा T किसको एज्यूम कर ले रहे हैं, पॉइंट A से पॉइंट B तक पार्टिकल को जाने में लगा टाइम। ठीक, क्या है, डेल्टा T। तो डेल्टा V बाई डेल्टा T इज इक्वल टू V डेल्टा S बाई डेल्टा T, और डिवीजन में क्या था, R। ये तो चेंज इन वेलोसिटी है, पॉइंट A से पॉइंट B तक जाने में चेंज इन वेलोसिटी, और बाई टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, एक्सीलरेशन। क्या हो गया, एक्सीलरेशन। और इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन बाई टाइम, वेलोसिटी। क्या हो गया, वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई r। तो यहां से हम लोग किसको प्रूफ कर पाए हैं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फार्मूला a इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई r। बात समझ गए। ठीक, हम लोग को यहीं तक पहुंचने की आवश्यकता थी और हम लोग यहां तक पहुंच गए। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या पढ़ना है, सेंट्रीपिटल फोर्स। डेरिवेशन इसका नोट करिए। देखिए, अगर इसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी के रूप में बोलना चाहें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को, तब लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन हम लोग जानते हैं, v इज इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा। तो यहां से हम लोग लिख पाएंगे a इज इक्वल टू v की जगह r ओमेगा का स्क्वायर बाई r। यहां से क्या आएगा, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एक r से r कैंसिल हो जाएगा, a इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। ठीक, बात क्लियरली समझ में आ गई। चलो अगला जो हेडिंग पढ़ने वाले हैं हम लोग, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या पढ़ने वाले हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स।
सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? हम लोग ये टर्म जानते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ, F इक्वल टू यमे। अगर किसी ऑब्जेक्ट में कोई एक्सीलरेशन है तो वहां पर जरूर न कोई फोर्स होगा। जब फोर्स लगता है तभी उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो ऐसा रिलेशन पढ़ें, अगर प्रोड्यूस्ड एक्सीलरेशन a है और मास उसका m है तो उस पर अप्लाइड फोर्स कितना होगा? F होगा ना, या उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक, तो ऐसे ही अगर हम लोग के पास सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, उसमें पार्टिकल के मास का मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। बात समझ में आई? और ये चीज हम लोग जानते हैं कि जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन एक्ट करता है उसी डायरेक्शन में फोर्स भी एक्ट कर रहा होता है। ठीक, तो एक फोर्स होता है जो सर्कुलर मोशन में हमेशा सर्कुलर मोशन के सेंटर की तरफ या सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ एक्ट करता रहता है, जिसके कारण ही सर्कुलर मोशन पॉसिबल हो पाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स न रहे तो फिर सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मोशन करने की कोशिश कर रहा है तो उसको लगातार कौन अंदर की तरफ मोड़ रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स से ही लगातार उसको अंदर की तरफ मोड़ रहा होता है। जैसे हम साइकिल को अगर ले जा रहे हैं, साइकिल को ले जा रहे हैं ऐसे सीधे, और कहीं टर्न करना है, क्या करना है? मोड़ना है। कहीं टर्न करना है और मोड़ना है बिना साइकिल को झुकाए, बिना साइकिल को थोड़ा सा झुकाए ऐसे सीधे ले जा रहे हैं और धीरे से मोड़ दें, बस धीरे से मोड़ दीजिए, तुरंत बाहर साइड गिर जाएंगे। किधर गिरेंगे? बाहर साइड। जिधर मुड़ाना चाह रहे हैं, जैसे ऐसे जा रहे हैं इधर मुड़ाना चाह रहे हैं, यानी सर्कुलर मोशन कैसे होना है? ऐसे। तो आप सर्कुलर मोशन के बाहर साइड पट्ट से गिरेंगे। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि आप मोड़ने को तो मोड़ दिए लेकिन अंदर की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा है। बिना अंदर की तरफ फोर्स लगाए तो सर्कुलर मोशन तब तक नहीं होगा जब तक कि सेंटर की तरफ कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो सेंटर की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो इसलिए आप गिर जाएंगे। अगर हल्का सा टेढ़ा कर लेते हैं तब क्यों नहीं गिरते हैं? क्योंकि जो वेट होता है हम लोग का साइकिल पर वेट, वो हमेशा किधर की तरफ होता है? नीचे की तरफ। किधर की तरफ? अर्थ की तरफ। और जब हल्का सा झुका लेते हैं तो उस झुके हुए फोर्स का कुछ न कुछ पोर्शन किधर की तरफ लगने लगता है? सेंटर की तरफ। किधर लगने लगता है? सेंटर की तरफ। जैसे हल्का सा ऐसे झुकाएं तो उसमें दो कंपोनेंट हो जाएंगे। फोर्स एक्चुअली हल्का सा इधर होगा, दो घटक हो जाएंगे। एक घटक किधर की तरफ हो जाएगा? सेंटर की तरफ, और दूसरा घटक किधर की तरफ हो जाएगा? इस डायरेक्शन में, और नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। नीचे ऐसे mg लगेगा, इधर की तरफ mg cos थीटा, जो एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स काम करने लगेगा। इसके चलते सर्कुलर मोशन पॉसिबल हो पाएगा। बात समझ में आई? तो बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट अभी पढ़ाया जाएगा आगे कि साइकिलिस्ट को कितना बेंडिंग होनी पड़ती है या कितना झुकना पड़ता है किसी सर्कुलर पाथ पर या टर्निंग पॉइंट पर। साइकिलिस्ट कितना झुकेगा तो इजीली साइकिल मुड़ पाएगी, अदरवाइज क्या हो जाएगी? स्लिप कर जाएगी या तो गिर जाएगा। ठीक, तो यहां से हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स की डिफिनीशन लिख सकते हैं। लिखिए, द फोर्स ऑलवेज acting towards the center of circle in circular motion is known as centripetal force। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन में पार्टिकल पर जो एक फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है, हमेशा किधर की तरफ लगता है? सेंटर की तरफ। उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। और यहां से अभी हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकाल पाए हैं। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना पढ़े हैं? v²/r। अगर इसी में मास का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। जहां पर मास क्या, ये m क्या है भाई? मास ऑफ द मूविंग पार्टिकल, v उसकी स्पीड है, r क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक,
सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या है भाई ये? सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स है तो यूनिट न्यूटन ही रहेगा, अब चाहे सेंट्रीपिटल हो चाहे ग्रेविटेशनल हो, चाहे जो फोर्स रहे, यूनिट क्या रहेगा? न्यूटन। अब यहाँ से अगर हम लोग एंगुलर वेलोसिटी के रूप में लिखना चाहें तो फिर से यही लिख सकते हैं, बस इसमें मास का मल्टीप्लाई कर दें। ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एंगुलर वेलोसिटी के रूप में है, मास का मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी किसके रूप में? एंगुलर वेलोसिटी के रूप में, यम आर ओमेगा स्क्वायर, यम आर ओमेगा स्क्वायर। प्रॉब्लम लिखिए, इस पर बेस्ड प्रॉब्लम। अ पार्टिकल ऑफ मास 50 ग्राम, अ पार्टिकल ऑफ मास 50 ग्राम is moving on a circular path of radius 1 meter with a constant speed 5 meter per second, 5 meter per second. Find out the value of centripetal force acting on it, ऑब्जेक्ट पर लगने वाले सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू बतानी है। हम लोग को क्या बताना है? ऑब्जेक्ट पर लगने वाले सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू। हम लोग जान चुके हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या है? mv स्क्वायर बाई आर। अगर लीनियर वेलोसिटी के रूप में दिया गया है, स्पीड के रूप में दिया गया है तब, और एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी के रूप में दिया होगा तब यम आर ओमेगा स्क्वायर। देखिए यम आर ओमेगा स्क्वायर। मास कितना है पार्टिकल का? 50 ग्राम। मास कितना दिया गया है? 50 ग्राम। क्वेश्चन में जो चीजें दी गई रहे उन्हें नोट कर लिया करिए पहले। 50 ग्राम। रेडियस 1 मीटर, r इज इक्वल टू 1 मीटर। और लीनियर स्पीड यहां देखिए स्पीड लिखा गया है, ये इरेज हो गया है। लीनियर स्पीड कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। और पूछा क्या गया है? सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। एफ की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है? एफ की। एफ इज इक्वल टू क्या होता है? mv स्क्वायर बाई आर, mv स्क्वायर बाई आर। यहां से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। एफ 50 ग्राम है, ग्राम को किलोग्राम में रखना होगा क्योंकि सब एसआई यूनिट में है तो इसको भी एसआई यूनिट में रखना पड़ेगा। 50 इंटू 10 पावर माइनस 3। v की वैल्यू 5, r कितना है? 1। तो यहां से कितना आ जाएगा? 50 इंटू में 25 इंटू 10 पावर माइनस 3। टेन पावर माइनस 3 का मतलब 1000 से डिवीजन 1.25 न्यूटन। कितना? 1.25 न्यूटन का फोर्स लगेगा। कितना सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा? 1.25 न्यूटन। बात क्लियर हो गई? अच्छा ये सुनो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा हो, क्या कर रहा हो? सर्कुलर मोशन, और इस तरह से कर रहा हो कि कोई बच्चा एक स्ट्रिंग में किसी ऑब्जेक्ट को बांधा हुआ है, स्ट्रिंग में क्या कर दिया है? ऑब्जेक्ट को बांधा हुआ, अब उसको घुमा रहा है। क्या कर रहा है? घुमा रहा है। तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होगा? सर्कुलर मोशन।
क्योंकि स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो तो फिक्स है, यानी रेडियस फिक्स रहेगा उसका, और ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। इस कंडीशन में उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलता है, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, रस्सी के तनाव से। जो रस्सी है वही खींचती है बार बार। जैसे कल एग्जांपल बताए थे कि अगर ये एक कोई कील है, खूंटा, उसी में एक रस्सी बांधकर जानवर को बांध दीजिए, फिर जानवर बेचारा सीधे जाना चाहता है, लेकिन रस्सी क्या करती है, उसको खींच लेती है। जब अंदर बाहर ऐसे जाना चाहता है दूर, तो रस्सी खींच देती है, फिर इधर जाना चाहता है तो रस्सी खींचती रहती है, लगातार हर एक पॉइंट पर क्या करती रहती है, अंदर की तरफ फोर्स लगाती रहती है। इसके चलते वो क्या करता है, एक सर्कुलर मोशन करता है, अदरवाइज क्या करता है, स्ट्रेट लाइन मोशन करता है, या फिर ऐसे जाता अपना जिधर जाना होता। ठीक, बात समझ में आ गई। तो सर्कुलर मोशन के लिए वहां पर रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिल रहा है, रस्सी के टेंशन से, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग से। कभी टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग आपसे पूछा जाए तो यानी वो भी क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। ठीक, बात समझ में आ गई। लिखो अगला प्रॉब्लम। A ball of mass 2 kg is rotating. A ball of mass 2 kg is rotating by tied it with a string of length 2 meter, of length 2 meter, with a constant speed 10 meter per second, 10 meter per second, full stop. Find out tension acting in the string, स्ट्रिंग में टेंशन किधर की तरफ लगेगा, या तनाव बल किधर की तरफ, कितना लगेगा, किधर की तरफ लगेगा, ये तो सिंपल है। किधर की तरफ लगता है भाई, हमेशा रेडियल डायरेक्शन में, सेंटर की तरफ। बात समझ में आ गई। तो बस खाली मैग्नीट्यूड हम लोग को बताना है। क्या बताना है, मैग्नीट्यूड, टेंशन कितना होगा। ठीक, तो टेंशन ही क्या किसके बराबर होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलता है, टेंशन इन द स्ट्रिंग से ही मिलता है, तो वही बता दीजिए। T इज इक्वल टू कितना लिखेंगे हम लोग, सीधा mv² बाई आर, अच्छा यहां पर r क्या है, रेडियस कितना होगा, जितनी लंबी स्ट्रिंग होगी। जैसे स्ट्रिंग में ऐसे बांध के घुमा रहे हैं, तो रेडियस किसके बराबर होगा, रस्सी के लंबाई के बराबर होगा। बात समझ में आ गई। तो यहां चाहे mv² बाई एल लिखे, चाहे mv² बाई आर। मास कितना है 2 kg, वेलोसिटी कितना है या स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, 10 का स्क्वायर बाई रेडियस कितना है भाई 2 मीटर। तो यहां से आ गया टी की वैल्यू कितना, 100 न्यूटन। कितना आ गया, 100 न्यूटन। रस्सी में कितना तनाव होगा, 100 न्यूटन का तनाव बल लगेगा ना। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। तो अगला सवाल लिखो, a ball of mass 5 kg, a ball of mass 5 kg is rotating by
tied it in a string of length 3 meter if bearing tension of the string is 300 Newton, then find out maximum speed of the ball up to which it can be rotated ये क्वेश्चन ये बोला गया है, कोई ऑब्जेक्ट है, बॉल है, जिसका मास कितना है 5 kg मास का कोई बॉल 3 मीटर लंबी रस्सी में बांधकर घुमाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? घुमाया जा रहा है। तो बताया गया कि जिस रस्सी में बांधा गया है उस रस्सी के द्वारा कितना मैक्सिमम तनाव सहा जा सकता है। बियरिंग टेंशन कितना है? 300 न्यूटन। 300 न्यूटन से ज़्यादा अगर रस्सी में टेंशन बल लगा या टेंशन फोर्स लगा तो रस्सी ब्रेक हो जाएगी। तो पूछा गया है कि मैक्सिमम कितनी स्पीड से उसको घुमाया जा सकता है। ऐसा कभी महसूस किए हैं कि धीरे धीरे ऐसे घुमा रहे हैं, जैसे स्पीड बढ़ाते जाए तो शायद रस्सी टूट जाती है। रस्सी क्या हो जाती है? टूट जाती है। जब बियरिंग टेंशन से ज़्यादा फोर्स लग जाता है या टेंशन लग जाता है रस्सी पर, तो फिर वो रस्सी क्या कर जाती है? टूट जाती है। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम स्पीड वो बताइए जब तक रस्सी सही सलामत रहे। उससे ज़्यादा अगर हुआ स्पीड तो रस्सी आपका साथ छोड़ देगी, यानी पिंड का साथ छोड़ देगी। बात समझ में आई? कितना है भाई? 6√5 मीटर पर सेकेंड। देखिए सोल्यूशन। मैक्सिमम बियरिंग टेंशन का मतलब टी की वैल्यू कितना दे दिया गया है? 300 न्यूटन। और मास कितना दिया गया है? 5 kg। और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना दिया है? 3 मीटर। तो हम लोग को भी बताना है। क्या बताना है? v। यहां से हम लोग अभी सीखे हैं t इक्वल टू क्या होता है? mv²/l। और हम लोग को बताना है v², तो TL/m हो जाएगा। TL/m इज इक्वल टू v²। अब इसी में हम लोग वैल्यू सब्सटीट्यूट करके क्या फाइंड कर सकते हैं? v²। t की वैल्यू कितना है? 300 इंटू l की वैल्यू 3 मीटर बाई m 5 kg। कितना? 5 kg इज इक्वल टू v²। अब यहाँ से 5 से डिवीजन करेंगे, कितना आएगा? 60 इंटू 3 इज इक्वल टू v²। 180 इज इक्वल टू v²। ये कितना आ जाएगा भाई यहाँ से? 6√5। उसकी जगह हम लोग ये भी लिख सकते हैं क्या? 3√10। 3√10 नहीं लिख सकते? नहीं 3√20 आएगा। इसको लिख सकते हैं ना 9 इंटू 20। कितना लिख सकते हैं? 9 इंटू 20। तो यहाँ से v², v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3√20 मीटर पर सेकेंड। 3√20 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गई? चलिए बाकी बातें कल होंगी। आज की बात बस यहीं तक। धन्यवाद।